हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी तबीयत होगी। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। इसमें बोला गया है, डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच। अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि वो अमीर हों, वो पैसा कमाएं, वो खूब एक मतलब लाइफ में हर कुछ जो अचीव करना चाहते हैं वो पैसा कमा के वो अचीव करें। इनफैक्ट आपको उन्हें ये सिखाना चाहिए कि वो कैसे खुश रहें, कैसे अपने आप को खुश रखें और दूसरों को जो भी उनके कांटेक्ट में हो वो उनको भी खुश रख सकें। ये सारी चीज़ें अगर आप सिखाएंगे तो जब वो बच्चे बड़े होंगे आपके या फिर आपके फैमिली में जो भी दूसरे बच्चे हैं तो उनको ये समझ आएगा कि चीज़ों की क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू समझ पाएंगे, ना कि वो हर चीज़ को पैसे से तौलेंगे। तो यही सारी चीज़ जो है बताई जा रही है। विक्टर ह्यूगो के द्वारा ये बहुत ही फेमस कोट बोला गया था। तो आप इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। जो दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ मोटिवेशनल कोट्स में, इसमें आप थोड़ा सा जब भी आप पढ़ने बैठें तो इसके पहले थोड़ा सा सोचें ज़रूर। आंख बंद करके 5 मिनट सोचिए कि जो मोटिवेशनल कोट बोला गया है उसका असल में सार क्या है। मैं तो बस समझा सकता हूँ आपको, लेकिन समझना, इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलता हूँ सबसे पहले कोरोना न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आज की जो कोरोना न्यूज़ है उसमें बोला गया है कि लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर 2,50,298 केस कोरोना पॉजिटिव के निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,34,22,539 लोग कोरोना से अब रिकवर हो गए हैं, पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ डेथ्स देखेंगे तो वर्ल्ड के अंदर अब 7,44,366 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। उसी के बाद अगर टॉप पे देखेंगे तो यूएसए, फिर ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ये सब टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। तो अगर इंडिया के बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे तो इंडिया में लगभग आपको इस समय देखने को मिल रहा है कि लगभग 23,28,405 का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। इसमें से जो अच्छी चीज़ ये कि 16,38,000 लोग रिकवर कर गए हैं। और जो अब कोरोना की वजह से अब जो आप बोल सकते हैं ना कि जो डिसीज्ड हैं, जो कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं, उनका आंकड़ा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ये 50,000 के आसपास लगभग 46,188 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो टॉप पे अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, फिर दिल्ली। अब दिल्ली ने काफ़ी अच्छा काम किया है जिस वजह से आपको दिल्ली नीचे आते हुए नज़र आ रहा है। उसी के साथ यूपी, ये सब जो है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, ये सारे जो स्टेट्स हैं काफ़ी तेज़ी से अब ऊपर आ रहे हैं। यूपी में लगभग 5,000 केसेस पर डे अब देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात है। हमारे देश में अगर आप टोटल देखेंगे तो लगभग 61,000 से 65,000 के बीच पर डे केसेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे आज बात करी जा रही है इंडिया के पॉपुलेशन डेटा पे कि क्या कुछ इसके आने वाले टाइम में इम्प्लीकेशंस होंगे, कैसे हमारे देश का अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही, हमने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया, तो क्या कुछ हमें दुष्परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं और इसमें जानते हैं कि क्या कुछ बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। अभी आप देखेंगे इंडिया का जो डेमोग्राफिक फ्यूचर, डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी मतलब जो भी जनसंख्या होती है, जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े, इसको बेसिकली बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप देखेंगे हमारा जो फ्यूचर है उसमें ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पीक करेगी, यानी कि ऊपर जाएगी पॉपुलेशन बढ़ते हुए। उसके बाद एक शार्प फर्टिलिटी रिडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक नई रिपोर्ट जो पब्लिश करी गई लैंसेट के द्वारा, लैंसेट एक ब्रिटिश पत्रिका है, ब्रिटिश जो है मैगजीन है, इस ये एजुकेशन हेल्थ से ही रिलेटेड ज़्यादातर इसके जो एडिटोरियल्स और जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें इसने बताया है कि जो आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी जो होगी उसमें पॉपुलेशन जो है वो अब 21st सेंचुरी तक घटती हुई नज़र आएगी। तो आप समझ सकते हैं इंडिया के बारे में अगर देखें तो लगभग इंडिया लार्जेस्ट कंट्री बोली जा रही है कि बाय द टाइम मिड ऑफ सेंचुरी, मतलब 2000 अभी चल रहा है,
बाई 2020, तो आप सोचिए 2050 तक बोला जा रहा है कि वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो हमारी होगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ने वाली है। कितना एक अभी ऐसे ही ऑलरेडी पैंडमिक के टाइम में इतना लोड महसूस किया जा रहा है इस ओवरबर्डन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से, और आने वाले टाइम में जब ये पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं फूड के, हमारे जो रिसोर्सेज हैं एजुकेशन के, हमारे जो रिसोर्सेज हैं हेल्थ के, वो सारे रिसोर्सेज कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी देखने को मिलेगी। अभी आप देखेंगे लगभग वुमेन जो है, अभी वुमेन लगभग 1.29 चिल्ड्रन पर वुमेन के पास हैं, और ये जो चिल्ड्रन फर्टिलिटी है ये आंकड़ा 1.53 देखने को मिलेगा यूएस के अंदर, और 1.78 फ्रांस को। मतलब इंडिया का अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा अच्छा नज़र आएगा होते हुए। मतलब इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तो बढ़ेगा, उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो घटते हुए हमारी जनसंख्या नज़र आएगी। अभी अगर आप देखेंगे वुमेन मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन, मतलब आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, तो ये एक नारा दिया गया था जिससे कि जनसंख्या पे कंट्रोल लगाया जा सके, जनसंख्या पे काबू पाया जा सके। और ये जो नारा है हम दो हमारे दो, इसमें बेसिकली बात की जाती है कि जब 2 बच्चे होंगे, मान लीजिए एक लड़का या एक लड़की होता है, तो लड़की को मतलब जो कपल होगा उसकी जो माँ होगी उसको लड़की जो एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगी, और जो पिता होंगे उनको लड़का रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए खाली लड़की लड़की भी हो जाती तो भी प्रॉब्लम नहीं, और खाली लड़के लड़के हो जाते तो भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब कुल मिला के 2 बच्चे सबसे सुखी बच्चे, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसकी वजह से आने वाले टाइम में जो ये नारा है यही अगर चलेगा तो आने वाले टाइम में काफ़ी शार्प पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलेगी। और ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो चाइल्ड बेयरिंग है, जो बच्चे पैदा करने की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आएगी अमेरिका और फ्रेंच पेरेंट्स के साथ में भी। तो इंडिया अलॉन्ग विथ यूएस एंड फ्रांस के साथ जो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता हुआ नज़र आएगा आफ्टर दिस मिड सेंचुरी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन के जो रिपोर्ट में, यूनाइटेड नेशन के जो प्रोजेक्शंस है उसमें बोला गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.64 बिलियन होगी 2050 के आसपास, और IHME जो है उसने बोला है कि 1.61 के आसपास पॉपुलेशन होगी 2048 के अंदर। तो मतलब ये 2 साल का प्लस माइनस अगर आप देखेंगे तो लगभग ये आंकड़े बराबर ही देखने को मिलते हैं। यूएन ने जो प्रिडिक्ट किया है कि हमारी पॉपुलेशन 1.45 बिलियन होगी 2100, मतलब 21वीं सदी के एंड तक के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो अभी ये आंकड़े दिए जा रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में हमारी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से घटेगी। वहीं अगर आप IHME के अनुसार देखें तो ये 1.09 बिलियन यानी कि 1.45 से भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जब हमारा ग्राफ ये जो नीचे आएगा तब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। जैसा कि अभी आप देखेंगे चाइना ने जो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था, जिसकी वजह से अब चाइना में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि अब काम करने के लिए वहाँ पे लेबर ही नहीं है, काम करने के लिए लोग ही नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम चाइना फेस कर रहा है, कहीं ऐसी अगर आप लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स देखेंगे तो हो सकता है इंडिया में भी कभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। साथ ही अगर थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में देखिए 1950 के आसपास इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग 6 चिल्ड्रन पर वुमेन था। आप समझिए कि 1950 के आसपास हमारे जो देश में जो पॉपुलेशन मतलब पर वुमेन चाइल्ड था वो एक महिला लगभग 6 बच्चे को रिप्रोड्यूस करती थी। तो आप समझिए तब में और आप अब में ये जो कंपैरिजन है इसको आप रियल लाइफ में भी फील कर सकते हैं। अगर आपके कोई ग्रुप फैमिली या फिर बड़ी फैमिली में आप रह रहे हैं, इंटीग्रेटेड फैमिली में, तो वहाँ पे ये चीज़ आप फील भी कर सकते हैं कि पहले कितने ज़्यादा बच्चे होते थे इन कंपैरिजन टू आज के। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो ये 2.2 देखने को मिलेगा, मतलब 2.2 बच्चे पर वुमेन देखने को मिलेगी। और ये जो आंकड़ा है 1960 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा
5.9 और 1980 के आसपास 4.9, मतलब ये जो आंकड़ा है 6 से 5.9 हुआ, 5.9 से 4.9 हुआ, और अभी करेंटली अगर आप देखेंगे 92 से 2015 के बीच में 3.4 से 2.2 के बीच में, और ये करंट जो है ये मतलब दो, अब ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे हर एक जो जागरूक कपल है वो हमेशा यही ट्राई करता है कि मैक्सिमम 2 बच्चे हो जाएं, 2 बच्चों के बाद नहीं आगे अफोर्ड करते हैं, क्योंकि बच्चों की आप देखेंगे एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, बच्चों को पूरा एक जो आपको एनवायरनमेंट देना होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया इस वजह से। और पहले की अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो पहले 6 बच्चे अगर मान लीजिए कोई महिला रिप्रोड्यूस करती है, 6 बच्चे को जन्म दे रही है, तो उसमें से 2-3 बच्चे तो मर ही जाते थे। मर क्यों जाते थे? क्योंकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, अच्छी जो सैनिटेशन नहीं थी, अच्छा पीने को पानी नहीं था, अच्छा खाना नहीं था, न्यूट्रिशन नहीं था, अंडर माल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी इन कंपैरिजन टू टुडे। अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे लेवल पे सरकार ने काम किया है। टाइम टू टाइम अच्छी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है। मिड डे मील इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, जब बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे उनको एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। तो आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आप देखेंगे 1975 से 1994 के बीच में जो फैमिली प्लानिंग है वर्कर्स के द्वारा, ये बोला गया था कि जो टारगेट्स हैं जैसे कि जो स्टरलाइजेशन, जैसे कि आप बोलते हैं बदिया, जिसमें कि नसबंदी जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, या फिर कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, जैसे कि आपने यूट्रस में ये डिवाइसेस लगा दी जाती जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके, ये सारी चीज़ों से कंट्रोल लगाने की बात की जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये उस लेवल पे अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाई, जिस वजह से हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और आज की डेट में हम पहुंच गए हैं 135 से 140 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि अब फॉलोइंग द कायरो कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994 टारगेट्स वर अबैंडन्ड। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, कायरो कॉन्फ्रेंस में भी यही चीज़ बोली गई है। प्यूनिटिव पॉलिसीज़, मतलब जो आप बोल सकते हैं एक तरीके से दंड देने की जो पॉलिसीज़ हैं, इसमें आप देखेंगे डिनाइल ऑफ मैटरनिटी लीव, मतलब जो मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको मान लीजिए उसके 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों तक तो मैटरनिटी, मतलब जब बच्चा पैदा होगा तब 2 बच्चों तक को तो छुट्टी मिलेगी उस महिला को। जब तीसरा बच्चा होगा तो तीसरे बच्चे में ये छुट्टी नहीं मिलेगी। अब आप ये चीज़ समझिए, सरकार ने ये एक तरीके से पॉलिसी इसलिए ले आई जिससे कि जनसंख्या कंट्रोल हो। लेकिन आप ये देखिए, जो सबसे एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इंडिया में कितने लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बहुत आपको एक इट विल बी अ फ्रैक्शनल नंबर वेयर यू विल सी पीपल वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी खेती पे डिपेंडेंट हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं। तो उनके लिए तो ये प्यूनिटिव पॉलिसी किसी काम की नहीं है ना। तो वो वो 4 भी बच्चे पैदा करेंगे, 5 भी बच्चे पैदा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें इस स्कीम का इससे कोई नुकसान होने ही वाला नहीं है। यही चीज़ बेसिकली बोली गई है। लिमिटिंग बेनिफिट्स ऑफ मैटरनिटी स्कीम्स, ये सब जो हैं, ये इनएलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, लार्ज फैमिलीज, दीज पॉलिसीज़ आर मोस्टली इग्नोर्ड, ये सब मैंने अभी आपको इसी में समझा दिया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखिए कि जो कपल्स हैं उन्होंने असल में अबैंडन क्यों किए द आइडियल ऑफ लार्ज फैमिलीज, व्हाई डिड दे डू सो। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लेवल पे देखने को मिला सिंस 1990s, क्योंकि यही वो समय था जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, उसके बाद आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, ये सारे जो रिफॉर्म्स लाए गए मनमोहन सिंह के द्वारा, ये सब बहुत ही ह्यूज पैमाने पे इन्होंने इम्पैक्ट डाला हमारी एग्रीकल्चर में। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी उस समय से इम्प्रूव होने लगी। हमारी जो इकॉनमी है पूरे ग्लोबल लेवल पे कंट्रीब्यूट करने लगी। स्कूल और कॉलेजेस का जो एनरोलमेंट था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक तरीके से ज़्यादा एडमिशन होने लगे। लेकिन आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जो जॉब है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वहाँ पे ये जो नंबर है ये काफ़ी कम ही देखने को मिला। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो है वहाँ पे कम जॉब्स आई।
सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं इसमें मतलब एक लिमिटेड चंक ही पॉपुलेशन का इसमें आ पाया। अभी आप देखेंगे पेरेंट्स जो हैं इसी वजह से, क्योंकि अब जब अच्छा रोजगार नहीं होगा, अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने के फ़ायदा क्या। पहले लोग ये सोचते थे कि बहुत हमारे पास मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ ज़मीन को की देखभाल करने के लिए कम से कम 5 बच्चे तो होने ही चाहिए जो एक एक एकड़ कम से कम संभालें। लेकिन जैसे जैसे टाइम आया बढ़ा, तो जब लोगों ने देखा कि यार जब एक ही बच्चा अच्छे से मैनेज कर सकता है, इतनी अच्छी साइंस है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे अच्छे ट्रैक्टर्स हैं, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, तो एक ही बच्चा अगर अच्छे से काम करेगा तो वो ही संभाल ले जाएगा। तो जो किया क्या लोगों ने, बच्चे पैदा कम कर दिए, और अब लगभग आप देखेंगे वही चीज़ मैंने आपको बताई, 2 से 3 बच्चे मैक्सिमम लोग पैदा करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है पेरेंट्स बिगैन टू री थिंक अबाउट दिस फैमिली बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज। जब जो फार्मर्स होते हैं ये आप देखेंगे ज़्यादातर ये इसीलिए बच्चे पैदा करते थे जिससे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो उनकी खेती संभाली जा सके। न्यू एस्पिरेशनल पेरेंट्स सी एनरोलमेंट इन कोचिंग क्लासेस एज अ टिकट ऑफ सक्सेस। आज के टाइम में जो नए पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि बच्चे का जब जन्म होने के बाद उसे अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी कोचिंग देनी है, अच्छा जो कॉलेज से निकालना है, तो फिर तभी वो सक्सेसफुल होगा। और ये सारी पूरी प्रोसेस में खर्च होता है पैसा, और ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा इश्यूज़, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा सारी चीज़ें। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, इतनी इनकम है नहीं लेकिन आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल हो जाता है फिर जब ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आप देखेंगे स्मॉलर फैमिलीज़ भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट करती हैं बच्चों की पढ़ाई पे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अच्छी से अच्छी कोचिंग दिलाते हैं जिससे कि वो आगे चल के एक अच्छे सक्सेसफुल बच्चे बन पाएँ, देश की इकॉनमी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएँ, एटलीस्ट अपने लिए तो एक बेहतर लाइफ जी ही सकें। उसके बाद कुछ इसमें एक्सेप्शंस देखेंगे कि अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली यूपी, बिहार, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वुमेन विथ लो लेवल ऑफ एजुकेशन और मुस्लिम्स, यहाँ पे यूपी और बिहार में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और या फिर मुस्लिम में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलती। क्यों? आप एजुकेशन अगर आप देखेंगे, एजुकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेगनेंसी लेवल। जितनी ज़्यादा महिलाएं एजुकेटेड होती हैं वो मतलब मैक्सिमम 2 से 3 बच्चे ही पैदा करती हैं। कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो होती हैं उन्हें जिसको समझ नहीं होती है सोसाइटी के इश्यूज़ की कि कैसे खर्चा मैनेज होगा, कैसे बच्चों की हेल्थ मैनेज होगी, कैसे दूसरी चीज़ें मैनेज होंगी, वो जब ये चीज़ें नहीं समझ पाती, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप्ड होती है, तो फिर वो 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे तक जाती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो दोस्तों ये था टोटल आज का इसमें पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है। इसमें आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आती तो आप मेरे को जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके बता भी सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू इन सम अदर इनोवेटिव वे। चलता हूँ इस लेक्चर में, इस एडिटोरियल में बात की जा रही है जेंडर इक्वालिटी। GS1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल इश्यूज से रिलेटेड। अभी आप देखेंगे हमारे जो इस सोशल मीडिया वाले जो इस समय प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी गर्ल को फेसबुक पे पटा के या फिर उसको किसी लड़के ने उसको बहला फुसला के वो कहीं पे ले गया, उसके साथ गलत काम किए, या फिर उसका कुछ ऐसा इमेज वगैरह, कुछ फ़ोटो वगैरह ऐसी ले ली प्राइवेट जिससे कि वो बाद में ब्लैकमेल करता हुआ नज़र आता है। तो आजकल ये जो इशू है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देखेंगे बहुत सारे एजुकेशनल जो इंटरवेंशंस जो हैं वो किए गए हैं जिससे कि जेंडर इक्वालिटी के जो इश्यूज़ हैं इनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सके। नॉन कंसेंशुअल मतलब बिना सहमति के बहुत सारी बार क्या होता है जो फ़ोटो है वो शेयर कर दी जाती है। मान लीजिए किसी लड़के के द्वारा किसी लड़की की फ़ोटो शेयर कर दी गई, या किसी लड़की के द्वारा किसी लड़के की फ़ोटो शेयर कर दी गई, या फिर सरकार के द्वारा किसी पर्सनल मतलब ये चीज़ मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मतलब सरकार के द्वारा किसी भी डेटा को, ऐसा डेटा जो कि बिना लोगों की सहमति के
पब्लिक ना करना चाहिए, या फिर कुछ दूसरी और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी बिना सहमति के आप काम करते हैं तो वो एक तरीके से गलत होता है। यही चीज़ बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी बार जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको बहुत बार एक तरीके का उन्हें मतलब मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों की वजह से आप देखेंगे जो माइंडसेट है जो आज के समय में लड़कों का और जो यंगस्टर्स हैं उनका, जो वो सोशल मीडिया एक अच्छे पॉजिटिव अप्रोच के साथ डेवलप किया गया था, उस सोशल मीडिया के ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि लड़की को बहला फुसला के उससे मतलब कुछ गलत काम कर लिया, उसको कहीं बुलाया, उसको मर्डर कर दिया, या फिर किसी लड़के ने किसी लड़के का ही ये सब काम कर दिया। बहुत सारी ऐसे आपने डे टू डे इश्यूज़ सुनने को आते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा एक क्विक फिक्स किया गया है जिससे कि डीएक्टिवेट किया जा सके सोशल मीडिया हैंडल्स को, या फिर उनको जो प्रोएक्टिव जो फ़ोटोज़ हैं, जो जिसे बोल सकते हैं आप पोर्न फोटोज़ एक टाइप की, कि उनको डिफॉर्म करके, मतलब एक फ़ोटो ले ली किसी लड़की की, उसके बाद उसमें दूसरे की वो बॉडी लगा के ये सब करके उसको ब्लैकमेल करने की जो पूरी कोशिश होती है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा अब और वो एक तरीके से क्विक फिक्स किया जा रहा है, मतलब सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी तक आप देखेंगे सही से इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा सका है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बोला भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस और साइबर क्राइम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखेंगे अगर यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएन वुमेन, यूएनएफपीए और साउथ एशिया जो फाउंडेशन है, इसने इन सब ने मिल के अभी एक इनिशिएटिव है, नंदिता दास के द्वारा एक मूवी प्रोड्यूस करी गई शॉर्ट फिल्म, जिस मूवी का नाम है लेट हर ब्रेक द स्टिग्मा। मतलब किसी भी लड़की के बारे में इसमें मूवी होगी जिसमें बोला गया है कि उसे एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करने दो, कैसे वो अपनी जो बात है जो उसके मन में दबी हुई है वो सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने दो, और एनकरेज करेगी वुमेन को कि वो अपने जो इश्यूज़ हैं उनके लिए सीक अप, मतलब उठ के अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सके जिससे कि उसे हेल्प मिले। ये सारी बातें करी जा रही हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि शेयरिंग न्यूड्स विदाउट कंसेंट, मतलब किसी भी ऐसी फ़ोटो को बिना कंसेंट के, न्यूड फ़ोटो वगैरह ये सब बिना कंसेंट के जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो उससे जो लड़की होती है उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार आत्महत्या तक लड़कियां कर लेती हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन्हें इतनी शर्म आती है, इतनी एक तरीके से वो एक अलग तरीके का फीलिंग उनकी वजह आती है जिस वजह से वो मतलब अपने सोसाइटी में फेस नहीं कर पाती, ऐसा उनके साथ हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे इट्स नॉट जस्ट अनोइंग, इट्स हरासमेंट। लेट्स पिक्चर कंसेंट, मतलब किसी की भी आप बिना कंसेंट के, बिना किसी सहमति के कभी भी कोई भी फ़ोटो शेयर ना करें। आजकल दोस्तों ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, कई बार लड़के भी इस इशू में फंस जाते हैं। अभी एक रिसेंट मैंने कुछ समय पहले ये न्यूज़ पढ़ी थी कि एक लड़की ने एक लड़के के साथ वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल में उस लड़के के साथ कुछ मतलब ऐसे ही कुछ आपत्तिजनक काम करे, उसके बाद फिर उसकी जो वीडियो है उससे उसको ब्लैकमेल किया और काफ़ी बार तक उससे पैसे तक हड़पती रही, जिस वजह से एक टाइम ऐसा आया जब वो लड़का बिल्कुल सुसाइड करने के उस पर पहुंच गया। और फिर उसने जब हेल्पलाइन में ये बात बताई तब जाके वो उस लड़की को पकड़ा गया और उसे बचाया गया उस लड़की को। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे ये आजकल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इसमें एक तरीके से शिकार हो रही हैं, सभी लोग, मतलब आप समझ सकते हैं कि लड़के हों, लड़कियां हों या फिर थर्ड जेंडर हो, हर जगह ये सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी, हमारे 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है। ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि आप देखेंगे काउंटर किया जा सके जो बच्चों के साथ जो एक तरीके से ये मोलेस्टेशन किया था उससे बचाया जा सके। यूनेस्को ने इंफॉर्मेशन बुकलेट रिलीज़ करी जिससे कि सेफ़ ऑनलाइन लर्निंग हो सके कोविड-19 के टाइम पे। यूज़फुल रेफरेंस सपोर्ट्स
द क्रिएशन ऑफ सेफ डिजिटल स्पेसेस एंड एड्रेसेस नॉनसेस ऑफ प्रिवेसी, ये सारे प्रिवेसी को कैसे सेफ रखा जाए ये सारी बात करी जा रही है। उसके बाद एक पार्टनरशिप करी गई है जिससे कि आप देखेंगे NCERT कि जिससे कि बच्चों को मतलब सेक्स एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, कैसे उनको अवेयरनेस लाई जा सकती है। आप देखिए जो डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे रेप, बलात्कार, ये सारी जो वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन सेक्सुअल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अगर एड्रेस करना है तो हमें बेसिक्स पे अपने काम करना होगा। हमें अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें, जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो इसमें अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में अलग से एक पूरा एक बुक हो या पूरा एक कोर्स हो जिससे कि बच्चों को एटलीस्ट अवेयर किया जा सके। सेक्स ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप देखेंगे बात नहीं करते लोग ज़्यादा, पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं करते, जिस वजह से एक गैप आ जाता है और इसी गैप का फ़ायदा दूसरे लोग जब उठाते हैं तब ये सारे क्राइम देखने को मिलते हैं। तो इस बारे में आप मतलब एक आइडिया रख सकते हैं कि क्या कुछ आगे टाइम में किया जाना चाहिए जिससे कि इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। एक्शन फॉर इक्वालिटी प्रोग्राम, ये जो है इसमें इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन ट्रेंड जो है 130 एजुकेटर अक्रॉस इंडिया, इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं ये समझाएंगे कि कैसे वो इन सारी जो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको कैसे कंट्रोल करें, कैसे सेक्स एजुकेशन की एक बेहतर नॉलेज उन्हें मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला के बच्चों को अवेयर करने के लिए। बहुत सारे स्कूल जो हैं ऐसा ही कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, स्कूल रिलेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रोग्राम, जिससे कि कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो एटलीस्ट वो अपनी बात किसी को बता सके, अपने बड़े को या फिर अपने जो भी हैं, जिससे कि आप देखेंगे मूव आउट ऑफ लॉकर रूम एंड इमर्ज एज हेल्दी डिसीजंस इन क्लासरूम। मतलब ऐसी चीज़ें जो इतने बड़ी आने वाले टाइम में क्राइम देखने को मिलते हैं, इन सारे इश्यूज़ को अगर आप मतलब क्लासरूम में ही इनको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, इन सारे जो उनके बच्चों की जो क्वेश्चंस हैं उनको वहीं पे एड्रेस कर दिए जाएंगे, तो शायद बड़े पैमाने पे ऐसे वुमेन अब्यूज़ेस को रोका जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है हमारे एजुकेशनल सिस्टम को कि वो आने वाले टाइम में कैसे पूरा इस जो इतना जो हीनियस क्राइम है, रेप जैसे, सेक्सुअल वायलेंस जैसी चीज़ें, इनको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैसेज फ्रॉम मूवमेंट्स, मतलब कुछ हैशटैग मीटू जैसे कैंपेन चलाए गए ट्विटर पे फ्रॉम रॉयट गर्ल। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे जो एक्शंस हैं, ग्लोबल मूवमेंट्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड इरेडिकेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर हेयर टू स्टे एंड होपफुली टू ग्रो। मतलब टाइम टू टाइम आप देखेंगे हैशटैग जो वुमेन इश्यूज़ होते हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि ऐसा ही मोलेस्टेशन हुआ, हमारे जो एक सुदिशी नाम था शायद, एक लड़की थी, उसे लगभग 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी यूएस में पढ़ने के लिए। अभी वो इंडिया आई हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, उसको लड़कों ने मोलेस्ट किया, रास्ते में उसके साथ छेड़खानी करी। वो अपने चाचा जी के साथ कहीं से जा रही थी और वो गाड़ी से गिरी और उसकी एट अ टाइम डेथ हो गई। तो आप सोचिए कि मोलेस्टेशन की वजह से कितना कुछ फेस करना पड़ता है हमारी सोसाइटी में वुमेन को। तो आप इन्हीं सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए हमारे जो संविधान है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया है, एग्जीक्यूटिव को रखा गया है, लेजिस्लेचर को रखा गया है, जिससे कि वो बेहतर कानून लाके, बेहतर एक प्रशासन लाके इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करा जा सके। तो दोस्तों ये सारा जो था मैंने अभी आपको बताया, ये सोशल इशू का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता क्या है? धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूटिव है और ये है धर्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन में कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा, और जो हमारा धर्म है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर एग्जीक्यूटिव है या फिर लेजिस्लेचर है, इसमें इंटरवीन नहीं करें। मतलब दोनों एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। तो अभी एक आपने पिछले साल फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था
जिसमें बोला गया था कि कैसे फ्रांस का सेक्युलरिज्म इंडिया के सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। तो इसमें अभी आप अगर कुछ काफ़ी समय से न्यूज़ फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता भी होगा, फ्रांस में जो बुर्का वाला सिस्टम था, जिसमें महिलाएं जो बुर्का बांधती थी, मुस्लिम महिलाएं, उनको बुर्का बांधने पे रोक लगा दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके मतलब एक तरीके से आप यहाँ देखिए, धर्म में इंटरवीन किया, रिलीजन में इंटरवीन किया, जिस वजह से वहाँ की जो महिलाएं हैं अपने जो उनके धर्म के हिसाब से वो उसे जो भी उनकी प्रथाएं हैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। मतलब अगर एक महिला, मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहनेगी तो इट इज़ आप बोल सकते हैं ये एक तरीके से धर्म में घुसने की बात है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए बोला गया है कि दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, धर्म अपने हिसाब से काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से काम करे, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब हमारा अभी थोड़ा सा अभी जब मोदी जी ने राम मंदिर का जो भूमि पूजन किया, वहाँ पे हालांकि कुछ ऐसा इश्यूज देखने को मिले रिलीजन से रिलेटेड कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलीजन में घुस रहा है, और ये सारी वजह से काफ़ी थोड़ा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था। कई बार आपने इसमें एडिटोरियल्स मैंने डिस्कस भी किया है इस बारे में। लेकिन हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान क्या बोलता है सेक्युलरिज्म के बारे में? सेक्युलरिज्म हमारे संविधान में आप देखेंगे तो कोई भी इंटरवेंशन नहीं है हमारा एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का रिलीजन के अंदर। और यही रीज़न है कि आप देखेंगे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बराबर एक आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए, या फिर आप वो एक और बहुत ही फेमस यात्रा है जो तिब्बत में पड़ती है, जिसे बोलता हूँ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो नाम, वहाँ के लिए हिंदुओं को पैसा प्रोवाइड किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, और साथ ही साथ मुस्लिम्स को हज यात्रा करने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। तो हमारा जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है वो बराबर मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर नज़र से देखता है और किसी के भी धर्म में इंटरवीन नहीं करता है। तो थोड़ा सा मैंने ये आपको बताया सेक्युलरिज्म के बारे में। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप अगर मेरे इस चैनल की स्लाइड्स को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी स्लाइड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टोटल लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।